नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। स्वामी हृदयाराम जी की प्रेरणा व साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, स्वामी ग्रुप और पंडित आत्माराम व्यास जन्म जयंती समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में 31वां प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा में 75% व उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का रसोई बैंक्वेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में सम्मान किया गया। स्वामी हृदयाराम जी की प्रेरणा और साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, स्वामी ग्रुप तथा पंडित आत्माराम व्यास जन्म जयंती समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में 31वां प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा में 75% और उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में सम्मान किया गया। श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म, दया और दान हमेशा देने से जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा कि आपने अपनी लगन और प्रतिभा से जो मुकाम हासिल किया है उसे अपने से छोटे विद्यार्थियों को बांटना चाहिए, क्योंकि विद्या जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र व समाज को दी गई सेवा मानव जीवन में उन्नति का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। मुख्य वक्ता, लेखक, मोटिवेटर और उद्योगपति आर.एस. चोयल ने कहा कि मनुष्य में इतनी ताकत है कि वह यदि किसी चीज को सोच ले और अपने अंदर के मन की सुनकर कोई लक्ष्य निर्धारित कर ले तो प्रकृति भी आपके साथ जुड़ जाती है। हम जो भी सोचते हैं वह सब कॉन्शियस माइंड से उसे हकीकत में बदलने में जुड़ जाता है। इसलिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करें वह आपके सब कॉन्शियस माइंड आपको पूर्ण करने में पूरी मदद करेगा। हमें अपने राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण करते हुए ऊंचाइयों को छुएं और आने वाले समय में अजमेर के नागरिकों का विकास में अपना सहयोग दें। विशिष्ट अतिथि सुरेश सिंधी ने कहा कि आने वाले समय में पढ़ाई के साथ कंपटीशन की तैयारी भी करते रहें। विशिष्ट अतिथि गिरधर तेजवानी ने कहा कि अपने जीवन में जीत का श्रेय परम पिता परमेश्वर को अवश्य देना चाहिए और अपनी बनाई हुई प्रार्थना के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति करने में आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही मन में धारणा रखनी चाहिए कि जो सोचा है वह पूर्ण होगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी ने कहा कि पिछले 17 वर्षों से चल रहे सेवा यज्ञ में कई विद्यार्थियों ने अजमेर के नाम को ऊंचाइयां दी हैं। आप भी भारत का भविष्य हो और समय आपकी ओर देख रहा है। 12वीं कक्षा के 298 छात्र और छात्राओं ने सम्मान समारोह में रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से टॉप 10 विद्यार्थियों में उर्वशी नैनवानी, करण पिंजानी, रमन बीर सिंह आनंद, दीपक गुरनानी, तन्नू बोरा, हर्षित मटाई, गुण वर्मा, देव पाराशर, नंदिनी बोरा, कशिश नानवानी को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी सम्मान के रूप में नगद राशि, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और ज्ञानवर्धक पुस्तकों में अजमेर के इतिहास पर लिखित अजमेर एट ए ग्लांस, टिकट बोरा लिखित माँ से प्यारा नाम नहीं कविता संग्रह, पूर्व सांसद औकार सिंह लखावत द्वारा लिखित इंगलाज शक्तिपीठ और बोल सांसद बोल युग चारण बनकर बोल पुस्तकें भेंट की गई और सभी विद्यार्थियों को प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया और उनके अनुभवों को भी साझा किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती और स्वामी हृदयाराम साहिब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। स्वागत भाषण कमल प्रकाश कृष्णानी ने किया और धन्यवाद समाजसेवी और उद्योगपति रामचंद्र गुलबानी व सम्मान समारोह का संचालन हरी चंदनानी ने किया। वो सब बातें हमने महाराज में देखी थी, इसलिए जो जो बोल रहे थे मैं अपने जीवन में अपने गुरु की वो बातें याद कर रहा था। जैसा गिरधर जी ने बोला कि वो एक ऐसे संत थे, आपको शायद नहीं पता, वो जीवन में अपने पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े के अलावा कुछ रखते ही नहीं थे। और दूसरा, जो भी उनके जीवन में तकलीफें आई उन्होंने अपने ऊपर झेल के समाज क्या राष्ट्र को ही उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मुझे याद आ रहा था 1985 में जब हमारे महाराज को यूरोलॉजी की तकलीफ हुई तो हमारे महाराज जी को तो बहुत सुविधाएं मिली, क्योंकि हमारे महाराज जी के भगत बहुत थे।
तो उस समय हमारे महाराज जी भोपाल में थे। तो जिस डॉक्टर के पास महाराज जी का ऑपरेशन हुआ था, उसको बोलते हैं, उसका नाम डॉक्टर सीपी देवानी था, और उनको 2 लड़कियां थी। लड़का तो महाराज जी की कृपा से उनको प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी दोनों लड़कियां भी आज एक अच्छी डॉक्टर है। उनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर थी, और डॉक्टर खुद जिन्होंने यूरोलॉजी की कैंप शुरू 1985 में भोपाल में शुरुआत की थी। तो महाराज जी ने उस डॉक्टर को कहा कि देवानी, मेरे पास तो इतनी सुविधाएं हैं, मेरे को सब मिला, लेकिन अगर एक आम गरीब आदमी को ये प्रॉब्लम हो तो उसका निराकरण कैसे हो? तो बोले महाराज जी आप बताइए। बोले भाई यूरोलॉजी की कैंप लगाओ। बोले महाराज जी इसमें एक ऑपरेशन में बहुत खर्चा आता है। बोले भाई कितना आता है? बोले महाराज जी बहुत सुविधाएं बहुत चाहिए। बोले भाई देने वाला कौन है? बोले महाराज जी देने वाला तो भगवान ही है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, भले हमने अपने परिश्रम से प्राप्त किया है, लेकिन दिया किसने है? भगवान ने। अब मैं दोनों गिरधर जी की बात भी सुनी और चोयल साहब की बात सुनी कि जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है वो ईश्वर ही है, और ईश्वर के पास जो शक्तियां हैं इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हमें हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी और थोड़ा फास्ट इसको कार्यक्रम को करें। एक तो ये एक मिनट कीमती है। दूसरा ये कीमती इस अर्थ में भी है, आप मेरी बात को गौर से सुनना। हमारे बीच में स्वामी हृदयाराम जी के शिष्य, हो सकता है आपने स्वामी हृदयाराम जी का नाम सुना हो, देखा तो नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने स्वामी हृदयाराम जी को करीब से देखा, मतलब उस जमाने में मैं समझता हूँ राजस्थान या अपन और स्टेट पे भी चले जाएं, उनके मुकाबले का दूसरा संत नहीं था। साधु थे और विद्वान लोग भी थे, लेकिन वैसा संत जिनका डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से था। मतलब आप देखिए जीते जी उन्होंने एक तरह से शरीर जो है उससे अलग हो चुके थे। ऐसे संत के शिष्य हमारे बीच में मौजूद हैं, और आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आप उनका तेज देख सकते हैं। यह हमारा गौरव है कि हमारे बीच मौजूद हैं, उनका उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। इनकी बात को आप हृदय में लेके जाएं। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, हरिचंदानी जी हर बार कहते हैं कि जब भी ऐसे कार्यक्रम में आए तो वहां आपका सम्मान हो रहा है, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो ले जा रहे हैं, साथ में एक चीज, एक कोई ना कोई उपदेश जरूर ले जाए। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है, स्वामी जी को आप गौर से सुनना, उसको समझना। दूसरा, जैसा कि कंवर प्रकाश जी ने बताया, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत, मैं आपको बताऊं, ऐसा आमतौर पे होता है कि जहां लक्ष्मी होती है वहां विद्या कम होती है, और जहां विद्या होती है, सरस्वती होती है, वहां लक्ष्मी कम होती है। लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती का कॉम्बिनेशन विलक्षण है, रेयर केस है राधे चोयल जी। मतलब व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डंका बजा रहे हैं, और साथ ही बौद्धिक जो उनका स्तर है कमाल का है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है, और वो हमारे सौभाग्य का हमारे वो मुख्य वक्ता भी हैं। और देखो मैं तो क्या विशेष अतिथि हूँ, ऑर्नामेंटल हूँ, इसीलिए वैसे भी मेरे को ज़्यादा बोलने का अधिकार है नहीं, और वैसे भी मैं सुनना चाहूँगा, हम सब लोग सुनना चाहेंगे। आप उनको जरूर गौर से सुनना।
मैं आपको बता रहा हूं, आज हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, इससे 10 गुना स्ट्रेंथ को एक साथ संबोधित करते हैं। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मोटिवेटर का काम करते हैं, जबकि प्रोफेशन है नहीं। तो इसीलिए मेरा विशेष निवेदन है, इनको जरूर सुनेंगे। हमारे बीच में सेवानिवृत्त जो है RAS अधिकारी सुरेश सिंधी जी बड़े मजाकिया अंदाज में आपसे बात करेंगे। उनको बहुत अनुभव है, प्रशासन का बहुत अनुभव है। आप लोगों को आगे जाना भी है, प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं और क्षेत्रों में जा सकते हैं, तो उनको भी बड़े गौर से सुनना। और मैं समझता हूं कि मेरा अधिकार नहीं है कि मैं आपसे ऐसे महान शक्तियों के मतलब होते हुए मैं कुछ बोलूं, लेकिन क्योंकि मुझे मौका मिला है तो थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका देना। और साथियों, आपने देखा होगा कि आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, भाई ये क्वेश्चन आए तो मैं ये जवाब लिखूंगा। फिर जब एग्जाम में बैठते हैं तो जो आप सोचा हुआ होता है, आपके दिमाग में भरा हुआ होता है, उस समय भरा हुआ होता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आने तक। लेकिन जब पेपर देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो वो वैसा नहीं होता जैसा कि आप सोच के आए थे। और जब एग्जाम आपका हो चुका होता है, फिर आप जब घर जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे यार उस क्वेश्चन में तो मैं उस तरह के अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक, इस हॉल में जो है वो भी और जो इस हॉल में नहीं है वो भी इस प्रक्रिया से गुजरते ही हैं, चाहे उसका ध्यान उनको हो चाहे इसका ध्यान उनको नहीं हो। क्योंकि इंसानी रूप में वो शक्ति हमारे पास हर एक के पास है, और वो है हमारा मस्तिष्क, वो है हमारा ब्रेन। और इस जब ब्रेन की हम बात करते हैं, इस मस्तिष्क की हम बात करते हैं, तो इसके मुख्यतः 3 चरण हम लोग जो है पढ़ते हैं। पहला चेतन मस्तिष्क, जिससे आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरा अवचेतन मस्तिष्क, जो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को पूरा कर रहा है और आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है। वो आपके कंट्रोल में है और वो आप उसके कंट्रोल में है। और तीसरा है सुपर कॉन्शियस माइंड, जो फिर बात अध्यात्म की आ जाती है। तो मैं आपसे पहले 2 की बात करता हूं। पहले 2 वो जो आपकी एजुकेशन है, जिस चेतन मन से आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये सब आप अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड की कैपेबिलिटीज जो है वो आपके एजुकेशन के प्रयास पर, यानी कि आपके टीचर ने आप पर कितना ध्यान दिया, आपके अभिभावकों ने आप पर कितना ध्यान दिया, आपके दोस्त कैसे हैं, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। अवचेतन मन जो है वो नितांत अलग अलग स्टेजेस में काम करता है। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, आप क्या बातें सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, इससे आपके अवचेतन मन का निर्माण होता है। आप जैसे ही बोलते हैं मैं कलेक्टर बनूंगा, आपके 3 दोस्त बोलते हैं कि जा बन लिया। ये दोनों बातें आपके दिमाग के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करेंगी ये आप तय करते हैं, आपके वो दोस्त तय नहीं करते। जैसे ही उन्होंने बोला बन लिया और आप कहते देख मैं दिखाता हूं तुझे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, जो आपको एक दिन में तैयार नहीं होती है। उसके लिए आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है। जैसे एक मदारी भालू को नचाता है, वो एक दिन में नहीं नाचता, उसको जंगल से ला करके ट्रेन करना पड़ता है, तब वो नाचता है। हाथी है, इतना ताकतवर है, उसकी रिकंडीशनिंग करके उसको इस लायक बना दिया जाता है कि एक आदमी उसको शहर तेजवानी जी से हमने निवेदन किया कि महेश जी हम ये इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहते हैं, परंतु हमारे पास में कोई बैनर नहीं है। हम आप ही के बैनर के जरिए, क्योंकि निश्चित रूप से साईं बाबा सबके हैं, तो इस बैनर के जरिए से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहते हैं। परंतु सरल मन से जिस तरीके से महेश जी ने इसकी स्वीकारिता दी, और निश्चित रूप से उस वजह से आज ये 31वां वर्ष में हम 2 कार्यक्रम सम्मान के समारोह करते हैं। एक 12वीं कक्षा का करते हैं, एक 10वीं कक्षा का करते हैं। 12वीं कक्षा का इस वर्ष के अंदर आज है, और 10वीं क्लास का जो सम्मान है वो 7 तारीख को है। तो ये कार्यक्रम के लिए सोचा हम लोगों ने उन्होंने किया, और आज ये 31वां कार्यक्रम संपादित होने जा रहा है। इसके लिए ये सारे बच्चे, यदि आप लोग नहीं होते तो ये कभी भी सम्मान का समारोह नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से जो हरिचंदानी जी के मन में प्रेरणा थी, महेश जी के मन में तमन्ना थी, मेरे मन में तमन्ना थी कि निश्चित रूप से बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहिए। परंतु मन में प्रेरणा कहाँ से आई?
वो प्रेरणा ही स्वामी हिरदाराम जी के उन शब्दों की वजह से, जिसकी वजह से हमने अपने जीवन को उसको ध्येय मान लिया। स्वामी जी बोलते थे कि बूढ़ा, बच्चा और बीमार, बूढ़ा, बच्चा और बीमार है परमेश्वर के याद, करें भावना से सेवा इनकी, करें भावना से सेवा इनकी, पाएंगे लोक परलोक में सुख अपार। जो स्वामी जी का ये हनुमान ये पुष्कर प्रसाद था, वो निश्चित रूप से हमने उसको स्वीकार करके सब चीजों को आगे बढ़ाया। स्वामी जी 2006 में हम लोगों को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। इंडस्ट्रियलिस्ट, लेखक और मोटिवेटर, ऐसा यदि कॉम्बिनेशन होता है तो वो RS जोयल साहब का होता है। निश्चित रूप से मैं उनको प्रणाम करता हूं। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए यदि एक दिशा में सोचा जाए कि बच्चे सिर्फ इंडस्ट्री लगाएंगे, ये चीज नहीं होती है। कहीं ना कहीं उन बच्चों को RS की पढ़ाई भी करनी पड़ती है, उन बच्चों को कई सारे कॉम्पिटिशन्स का भी की तरफ भी बढ़ना पड़ता है। तो उन सारे कॉम्पिटिशन्स को किस तरीके से फाइट किया जाए, क्या छोटी छोटी हिडन प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी चीजों को देखने के लिए हमारे साथ में सुरेश सिंधी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूर्व में कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में यहाँ अजमेर से आप रिटायर हुए हैं। परंतु सबसे बड़ी चीज जो एक आशीर्वाद चाहिए होता है, एक सजग तरीके से आशीर्वाद यदि किसी का चाहिए तो कहीं ना कहीं बड़ों को गाइडलाइन लेके करना पड़ता है। तो उन सब चीजों के अंदर हमारे साथ में रामचंद्र जी साईं बाबा मंदिर में निश्चित रूप से सेवाएं देते हैं, परंतु उनका गुड विशेष हमेशा कहते हैं नहीं बेटा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हमेशा एक ही आशीष देने वाले हमारे साथ में रामचंद्र जी गुलाबानी साहब हमारे साथ में मौजूद है। पत्रकारिता की दुनिया के अंदर 2003 के अंदर में आया। निश्चित रूप से आने का कोई अन्य कारण थे, इस कारण से नहीं आया, परंतु आया था। परंतु भास्कर के बड़े उच्च पद पे बैठे हुए गिरधर तेजवानी जी जब पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहे थे कार्य, मेरे सिर्फ उनसे जान पे जानती सिर्फ एक वर्क था। परंतु एक दौर आया ऐसा जब चेटीचंड के महोत्सव होते थे और सिंधु जागृति मंच के नाम से एक बड़ा मंच अजमेर के अंदर तैयार हो रहा था, तो एक ऐसा बहुमुखी सोच का व्यक्ति निश्चित रूप से गिरधर तेजवानी जी, जिन्होंने 2008 के लेके आज तक सतत रूप से साथ में जुड़कर, मतलब मन में हमेशा एक आशीष देते, क्योंकि मेरे बड़े हैं, आशीष देते हुए आपने सब कुछ किया है। प्रकाश जेठा जी, वाधवानी जी, बम्बानी साहब, कमल जी, ओम जी, वरनानी साहब, दादा जंग और सारे बच्चों और कई सारे यहाँ पर लोग हैं, अपने सुनील जी के परिवार से भी हमारे साथ में, यहाँ पर मोतियानी जी के परिवार से भी हैं, उनके बच्चे भी उच्च श्रेणी के अंदर आए हैं और कई सारे पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने ये परिचय आप लोगों को इसलिए कराया कि ये जो व्रत इस समय मंच है, ये मंच सिर्फ आप लोगों का समय व्यतीत करने के लिए नहीं है, ये अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना। इनमें से जो भी लोग आपको उद्बोधन देने वाले हैं, उनको यदि आपने मन मस्तिष्क में बिठा लिया। मित्रों, साथियों, आज का ये कार्यक्रम आपकी मेहनत के लिए एक छोटा सा सम्मान, आपको एक छोटा सा पुरस्कार, जिसका उद्देश्य आपको प्रेरणा देना है कि आगे भी इसी तरह बढ़ना है और पढ़ाई करनी है और टफ कंपटीशन के माहौल में आपको बिल्कुल भी लापरवाही और सुस्ती नहीं करनी है, वरना तो जो हाल है, जिनके परसेंटेज कम आती है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें और जो आगे बढ़ गए उनमें कितना अंतर है, ये आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि अच्छे बच्चे को कितना पैकेज मिला। और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में अगर हम कहीं काम करने जाते हैं, छोटी मोटी नौकरी करने जाते हैं, तो उसमें कितनी तकलीफ है। आज के कार्यक्रम में मैं ये चाहूँगा कि हम लोग जो हमारे साथ जोयल साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन्होंने इस मामले में, इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, बुक्स लिखी हैं, पूरा देश घूमे हैं। मैंने प्रशासनिक नौकरी की है और प्रशासनिक नौकरी अनुभव की चीज़ है। जब हमारे सामने कोई भी समस्या आए, कोई भी घटना हो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, कुछ सुधार करने हो, कुछ अच्छा करना हो, कुछ सख्ती करनी हो, तब कर सकते हैं।
तो आज मैं चाहूँगा कि हम सोहेल साहब को सुने विस्तार से, जो हमारे जीवन में आपके आगे काम आएगा, और आशीर्वाद के रूप में हमारे यहाँ संत विराजे हैं, उनका आशीर्वाद हम लें ताकि जीवन में आगे बढ़ें। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट स्वामी ग्रुप और पंडित आत्माराम व्यास जन्म शताब्दी समारोह समिति के तत्वावधान में 31वां प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों से स्वामी न्यूज के स्टूडियो में सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने विद्यार्थियों से उनके द्वारा की गई परीक्षा की तैयारियों के संदर्भ में चर्चा की। देखिए, बच्चे पढ़ाई करने में इस समय बहुत ही माहिर हो चुके हैं। पहले जब हमारे जमाने में हुआ करता था, उस जमाने के अंदर यदि किसी का सेकंड डिवीजन आता था तो गुड सेकंड डिवीजन के अंदर भी बड़ी मिठाइयां बांटी जाती थी, परंतु समय परिवर्तित हो गया। 90% भी कुछ नहीं होता है। 95% से ज्यादा लाने वाली, 97.4% लाने वाली ऑल सेंट स्कूल की छात्रा आज हम लोगों के साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। कॉन्फिडेंस बहुत कम था, तब उन्होंने मुझे फुल कॉन्फिडेंस भी दिया है। और मेरी सिस्टर का जिसमें मेरे बिजनेस में 100 में से 100 अगर आए हैं तो मेरी सिस्टर मुस्कान की वजह से और मेरी दीदी का। तो निश्चित रूप से आप थोड़ा थोड़ा समय लगा के भी अब उन परसेंटेज को पूरा टारगेट किया, आपने पूरा समय उन सब चीजों के अंदर व्यतीत करा। मैं आपसे बताऊं कि यदि आप पढ़ाई का यदि श्रेय देना चाहते हैं, लगता है कि भाई मैं इसको श्रेय देना चाहता हूँ, किससे देना चाहते हैं? पहले तो गुरुजन को, अपने माता पिता को, और सबसे ज्यादा भगवान जी का आशीर्वाद। वो नहीं होता तो उसके सामने तो कुछ भी कर लेता, हम कितनी भी मेहनत करता तो मैं इतनी परसेंटेज तक नहीं पहुंच पाता। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट स्वामी ग्रुप और पंडित आत्माराम व्यास जन्म शताब्दी समारोह समिति के तत्वावधान में 31वां प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंकेट हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से स्वामी न्यूज के स्टूडियो में सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर उपस्थित छात्र और छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजन, स्कूल के शिक्षक, भगवान का आशीर्वाद और अपने मित्रगणों को दिया। साथ ही विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। हालांकि मोबाइल का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन बहुत ही कम किया और अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस बनाए रखा। साथ ही मन में दृढ़ संकल्प लेकर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई की, जिसका आज परिणाम सामने है। विद्यार्थियों ने अपनी हॉबी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें क्रिकेट खेलना, गाने सुनना और अन्य रुचियां हैं जिन्हें उन्हें अच्छा लगता है। इस अवसर पर श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कशिश नैनवानी, दीपक गुरनानी, करण पिंजानी, हर्षित मटाई, रमनवीर सिंह आनंद, देव पाराशर ने अपने अनुभव दर्शकों को बताए। कशिश नैनवानी जी, आपका स्टूडियो के अंदर स्वागत है। देखिए, बच्चे पढ़ाई करने में इस समय बहुत ही माहिर हो चुके हैं। पहले जब हमारे जमाने में हुआ करता था, उस जमाने के अंदर यदि किसी का सेकंड डिवीजन आता था तो गुड सेकंड डिवीजन के अंदर भी बड़ी मिठाइयां बांटी जाती थी, परंतु समय परिवर्तित हो गया। 90% भी कुछ नहीं होता है। 95% से ज्यादा लाने वाली, 97.4% लाने वाली ऑल सेंट स्कूल की छात्रा आज हम लोगों के साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। निश्चित रूप से मैं आपसे सीधे प्रश्न करूंगा कि आप ये बताएं कि जो 12th क्लास के अंदर इतनी प्रतिशत लेके आए, कैसे लेके आए, कैसे चमत्कार किया 97%? ये चमत्कार तो नहीं है, ऑब्वियसली पढ़ाई करते रहना जरूरी है, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। ऐसे नहीं चलेगा कि आज मूड नहीं, आज नहीं पढ़ रहे, भले 1 घंटा 2 घंटा पर दो। डेफिनेटली आपका कहना है कि पढ़ाई करते रहना जरूरी है, चमत्कार नहीं है। पढ़ाई करने से निश्चित रूप से सब ये जो आपने पढ़ाई करी, इसमें आप जो इसके अंदर किस व्यक्ति ने इसके अंदर आपकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? आपने स्वयं जो उसका क्रेडिट देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं, अपने गुरुजन को देते हैं, किसको देते हैं सब चीजों का क्रेडिट? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा को, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर चीज में। फिर मेरे गुरु जैसे रवि भैया और राकेश सर, उन्होंने ना केवल मुझे पढ़ाया बल्कि मेरे में जब कॉन्फिडेंस बहुत कम था तब उन्होंने मुझे फुल कॉन्फिडेंस भी दिया है। और मेरी सिस्टर का जिसमें मेरे बिजनेस में 100 में से 100 अगर आए हैं तो मेरी सिस्टर मुस्कान की वजह से और मेरी दीदी का। निश्चित देव पाराशर जी का मैं बताऊं कि आप सेंट्रल स्कूल से हैं और आपकी 96.7% आई है। और निश्चित रूप से आपने जो इस वर्ष जो कीर्तिमान स्थापित किया है स्कूल के अंदर भी आप अव्वल दर्जे के अंदर रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले सीधा बात करना चाहूंगा कि जो 10th क्लास के अंदर आपकी जो इतनी प्रतिशत आई है वो कैसे आई? ऐसा क्या किया जो इतनी ज्यादा परसेंटेज आ गई? ज्यादा नहीं, पर हार्डवर्क जरूर करा मैंने।
और कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे करा। जैसे बाकी बच्चों ने शुरुआत में कोविड था तो कह रहे थे कि ज़्यादा नहीं, पर मैंने जब से कंसिस्टेंट रहा और डेली लगभग 7-8 घंटे बोर्ड्स के लिए पढ़ना तो हो जाता है ऐसा। बिल्कुल निश्चित रूप से आपने जो पढ़ाई करी, इस पढ़ाई के अंदर आपने इसमें किस व्यक्ति ने आपकी महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर अदा करी? सबसे पहले महत्वपूर्ण तो मेरी भूमिका रही थी, क्योंकि अगर सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही थी। अगर ट्यूशन्स भी है और क्लासेस भी है, स्कूल का भी है, बुक्स भी है, पर अगर मैं ही नहीं करता तो फिर हो ही नहीं पाता। तो पहले मेरा, और फिर सेकंड मम्मी पापा का, भैया का और टीचर्स का बहुत गाइडेंस और सपोर्ट रहा। और ऑनलाइन भी सपोर्ट मैंने रखा, जैसे यूट्यूब से बहुत वीडियोस देख के सीखा मैंने। निश्चित रूप से जैसा आप बताते हैं कि हर बच्चे के साथ में कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, उसको स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो आपको किस तरीके की कोई परेशानियां इन सब चीजों के बीच में आई? परेशानियां मतलब जैसे कोविड था तो बाहर आना जाना तो ज़्यादा रहता नहीं था और घर में ही पूरा दिन बीत जाता था, तो पता नहीं लगता था क्या सुबह हो रही है क्या शाम हो रही है। और परेशानियां, हाँ, कभी रहता था ऐसे अकेलापन फील होता था कि क्या खेलने को नहीं है या ज़्यादा एंजॉयमेंट नहीं है जैसे पहले था प्री कोविड टाइम। तो हाँ रही मेंटल प्रेशर, पर हाँ कंसिस्टेंट रहा। ब्रेक ले लेता था जब अच्छा नहीं लगता था, और बाकी पढ़ाई तो रेगुलर। निश्चित रूप से पढ़ाई करते करते कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं, कुछ ना कुछ शौक होते हैं। आपके क्या शौक रहे और क्या शौक हैं जिसको आप अपने जीवन के अंदर संजो के रखना चाहते हैं? शौक सबसे पहले तो क्रिकेट खेलना शौक है। क्रिकेट कभी भी कितनी टाइम भी खिलवा लो खेल लूँगा। और सेकंड था न्यूज़पेपर से थोड़ा लिंक रहा कोविड में, और न्यूज़पेपर और यही था मेन शौक। और हाँ, गाने सुन लेता था मोटिवेशनल। तो ये हॉबी में कितना, जो दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कितनी देर आप उसको देते हैं? वो टाइम पढ़ाई के बाद ही मिलता था। पहले पढ़ाई फिर हॉबीज। तो पढ़ाई को कितना समय देते हैं? पढ़ाई के अंदर कितना समय व्यतीत करते हैं आप? 7-8 घंटे बोर्ड्स के लिए अगर पढ़ते तो अच्छी 95% बन जाती है 7-8 घंटे। 7-8 घंटे आप पढ़ाई करते हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो जमाना है, जो दौर है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दौर है, इस जमाने के अंदर सोशल मीडिया युवाओं के बिल्कुल सिर पे चढ़ के नाचता है। तो सोशल मीडिया को कितना समय देते हैं? हाँ, सोशल मीडिया तो मेरा भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है। मम्मी पापा आके कहते कि अब कम करते हैं। अपने स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक गुरनानी जी एचकेएस स्कूल सीनियर स्कूल से पढ़े हुए हैं और 95.80 निश्चित रूप से लेके आए आपका हमारे स्टूडियो में। स्वागत है। निश्चित रूप से 12th क्लास के अंदर आपने जो परसेंटेज लेके आए, ये परसेंटेज जो लेके आए, इसको कैसे लेके आ गए? इतनी सारी परसेंटेज तो लाते नहीं, 75%, 60% लोग लाते हैं, खुश होते हैं। आपकी 95.80% आ गई, आपने क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल की जो यूथ है वो मतलब गलत चीज़ों पे या फिर नेगेटिव वाइब्स पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट, मतलब उस टाइप उधर अट्रैक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वही है कि मतलब बहुत सारी कोचिंग्स है कि है ना, सुबह से लेकर दिन तक पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो आउटपुट मिलता नहीं है, परसेंटेज उतनी आती नहीं। तो इसका मेन कारण ये है कि जितने ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, जितना हम उस पर एग्जैक्ट होकर मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, जितना सोच समझ कर उस पर पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। लोग सोचते हैं कि यार ये इतनी ज़्यादा घंटे पढ़ रहा है तो इसकी बहुत अच्छे परसेंट बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं जो ट्यूशन नहीं जाते, कोचिंग्स नहीं करते, फिर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी परसेंट लेकर आते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स पे ध्यान मत दीजिए, अपने खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। जितना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे आपको ज़्यादा आगे जाके परेशानी। निश्चित रूप से जितना आदमी अपनी सेल्फ के ऊपर ध्यान रखेगा, खुद ध्यान रखेगा, तो निश्चित रूप से पढ़ाई करेगा। कोचिंग वाले भी पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वही पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ना है। आपका बिल्कुल सही कह। मैं आपसे पूछूंगी, जो पढ़ाई के प्रति बेसिकली किस व्यक्ति ने, किस जने ने आपके ऊपर महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका अदा की, जिसकी वजह से आपका ये परसेंटेज आई? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल से डाउन टू अर्थ जुड़ा हुआ हूँ, सत्संग वगैरह बहुत जाता हूँ मैं। तो वहाँ के जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मेरे को बहुत चीज़ सिखाई है कि जितने भी पॉजिटिविटी है उनको तुम ग्रैब करो, नेगेटिविटी को तुम ऐसा सोचो कि वो तुम्हारे सामने है ही नहीं। तो बस वही कि जो गुरु है मेरे सत्संग के, और माता पिता तो ऑब्वियसली कि पूरा टाइम जब तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हारे सामने रहते हैं। पेरेंट्स जो हैं तो 14 आवर्स 10 आवर्स जो है अपनी ड्यूटी देते हैं घर पे, तो उनको भी एक वो होता है ना कि अपना बेटे से या फिर अपने बच्चे से कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हमें वो, हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि वो हमारे को इतना दे रहे हैं तो हमारे को भी रिटर्न में उनको देना चाहिए।
किन परिस्थितियों में मतलब जो कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती है जैसे कि आपने बोला मैं डाउन टू अर्थ मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, उससे जैसे मेरे को कई सारी और तो उससे ये चीज कहीं ना कहीं निकल के आती है कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां कोई ऐसी आई होगी जो शिक्षा को आपको इससे लाने के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी, ऐसा क्या है? जी बिल्कुल, जैसे मनुष्य हैं तो आएगी तो सही, क्योंकि पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस अभी एडोलेसेंस है तो उस टाइम पे पर्सनल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन भाई नेगेटिव अगर तुम अंदर वाला तुम्हारा मन अगर जागृत है ना तो तुम उसको हटा सकते हो। तुम्हारे पास इतनी विल पावर दी है उस भगवान ईश्वर की, वो इतनी इच्छा शक्ति है कि तुम अगर वो चाहो तो वो सामने तुम्हारे छोटी तिनका भर भी नहीं है उसको। दीपक जी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी क्योंकि खुद दीपक हैं और दीपक के साथ साथ कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि दीपक जलता रहना चाहिए। दीपक की लौ कितनी रोशनी जहां तक जाती है जानी चाहिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी सिर्फ पॉजिटिविटी। यदि व्यक्ति अपने दिमाग में पॉजिटिविटी को ध्यान रख के करेगा तो कहीं भी जीवन के अंदर कहीं फेल नहीं हो सकता है, इस तरीके का आपका मानना है। और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। पढ़ाई के साथ साथ निश्चित रूप से कहीं न कहीं पैशन होता है, कोई शौक होता है। आपका क्या हॉबी, क्या शौक, किस तरीके से रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वही एज अ स्पोर्ट्स तो सबका रहता ही है, लेकिन साथ में जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं नेचर के साथ बहुत ज़्यादा मुझे पैशन है कि भाई नेचर के साथ जितना ज़्यादा टाइम मिलता है ना मैं नेचर के साथ स्पेंड करता हूँ। तो वही जो नेचर की पॉजिटिविटी वाइब्स देती है ना, जो यहाँ की जो सराउंडिंग्स वगैरह हैं, तो बहुत सही, उससे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो मोटिवेशन बहुत मिलता है। बिल्कुल निश्चित। तो जो समय आपका रहता है उसको शांत इलाके में ले आकर पॉजिटिविटी के साथ से निकालने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से ये आपका जो शौक है ये बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ सकता है। दूसरी चीज पढ़ाई के बारे में आपने पहले भी बताया, परंतु यदि अपन पढ़ाई को यदि घंटों के हिसाब से लगाएं तो कितने घंटे आप एजुकेशन को देते हैं? मैं घंटे में बात नहीं करना चाहूँगा। बहुत लोग होते हैं कि बहुत लोग 14-14 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनकी परसेंटेज अच्छी नहीं आती, और बहुत लोग हैं कि 3 से 4 घंटे पढ़ के उनके लिए बहुत इनफ है। तो वही है कि है ना, तुम कंसिस्टेंटली पढ़ो और मतलब कभी भी, जैसे बहुत लोग होते हैं कि है ना फ़ोन साइड में रखकर पढ़ते हैं, तो वही है कि 5-10 मिनट पढ़ेंगे फिर वापस फ़ोन उठाया चलाया, उससे कुछ ग्रैब नहीं होगा। जो मतलब थोड़ी देर वो जो पढ़ा था ना वो भी दिमाग से सब हट जाएगा। तो वही है कि मतलब सब नेगेटिव चीज़ों को साइड करो और कंसिस्टेंटली कम से कम 3 से 4 घंटे रोज के रोज पढ़ो। अगर तुम कहीं बाहर जाते हो तो है ना, तुम्हारा ही ड्यूटी कि है ना, आज बाहर गए हो तो उसको भी खींचो। अब जैसे 12 बजे तुम आए हो तो फिर है ना 12 से 3 भी पढ़ो। ऐसे नहीं कि बहुत लोग जाते हैं घूमने की फिर आज नहीं पढ़ेंगे, आज थक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रोज के रोज पढ़ना चाहिए। रोज 4 घंटे पढ़ो परंतु मोबाइल को स्विच ऑफ करके पढ़ो, ये बहुत अच्छा संदेश है। 4 घंटे पढ़ो परंतु मोबाइल को ऑफ कर पढ़ो, तो निश्चित रूप से उसमें न सोशल मीडिया आएगी, ना कोई टेलीफोन आने वाला है, ना कोई आपको परेशान करने वाला है। ये बहुत ही अच्छा संदेश आपने निश्चित रूप से दिया है कि सोशल मीडिया को जैसे अब समय देने की बात है तो कितना समय सोशल मीडिया को आप देते हैं? सोशल मीडिया पे करंटली मैं नहीं हूँ, वैसे इंस्टा वगैरह जो अभी है ट्रेंड्स के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे ट्रेंड्स के साथ नहीं चलेंगे तो भी लोग बोलते हैं कि यार ऐसे बुद्धू हो गया यार चीज़। ट्रेंड्स के साथ भी चलना चाहिए, लेकिन हाँ उसको इतना ज़्यादा नहीं ले लेना चाहिए कि वो आपकी लाइफ को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करे। निश्चित रूप से आपने पढ़ाई करी है और आपकी 95.80 परसेंटेज आई है, तो अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? आप आगे क्या करना चाहते हैं? हर्षित मटाई जी, हर्षित मटाई जी आपका स्वागत है। आप सेंटेंसनम स्कूल के अंदर 96% प्राप्त कर हमारे आज स्टूडियो तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी परसेंटेज 96% कैसे लेके आए? आपका तो शरीर भी बहुत छोटा मोटा है, कैसे 96% लेके आ गए? पढ़ाई ज्यादा करता था इसलिए शरीर कम हुआ है। वैसे तो उसका मेन कारण पढ़ाई है, और मैं ऐसे नहीं कि थोड़ा लगातार बहुत देर पढ़ता था, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में पढ़ता था, लेकिन लगातार पढ़ता था जी। तो निश्चित रूप से आप थोड़ा थोड़ा समय लगा के भी अब उन परसेंटेज को पूरा टारगेट किया, आपने पूरा समय उन सब चीजों के अंदर व्यतीत करा। मैं आपसे बताऊं कि यदि आप पढ़ाई का यदि श्रेय देना चाहते हैं, लगता है कि भाई मैं इसको श्रेय देना चाहता हूँ, किससे देना चाहते हैं? पहले तो गुरुजन को, अपने माता पिता को, और सबसे ज्यादा भगवान जी का आशीर्वाद। वो नहीं होता तो उसके सामने तो कुछ भी कर लेता, हम कितनी भी मेहनत करता तो मैं इतनी परसेंटेज तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित विश्व चतुर्मुख प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर का आज देश विदेश के विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों से सजावट की गई, जिसे देखकर श्रद्धालु और पर्यटक अभिभूत हो गए। इस सजावट के लिए 4000 क्विंटल से अधिक फूल काम में लिए गए। तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित विश्व का एकमात्र पौराणिक चतुर्मुख ब्रह्मा मंदिर आज शनिवार को देश और विदेश के विभिन्न प्रजातियों के फूलों से विशेष सजावट की गई।
जिसे देखकर देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालु अभिभूत हो गए। गर्भगृह से मुख्य द्वार तक विशेष सजावट में 4000 क्विंटल से अधिक फूलों की सजावट की गई। दिल्ली से आए 35 विशेष कलाकारों ने इसे विशेष सज्जा को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार पुष्कर के होटल व्यवसायी राजेंद्र महावर और उनके समधी ज्ञान सैनी ने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में गहरी आस्थाओं के चलते जगतपिता ब्रह्मा मंदिर को देशी विदेश में मशहूर फूलों जैसे लिली, रजनीगंधा, मोगरा, गेंदा, गोदावरी, कट फ्लावर जैसी किस्मों से विशेष सजावट की गई। आज जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के अंदर दिल्ली के एक भक्त के सज्जन के द्वारा ब्रह्मा जी के मंदिर में फूल बंगला सजाया गया। इसमें कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली अलग अलग जगहों से फूल कारीगर आए थे। फूल मंगाकर भगवान ब्रह्मा जी महाराज के विशेष श्रृंगार हेठ नीचे से सीढ़ियों से लेकर ब्रह्मा वगैरह तक विशेष श्रृंगार किया गया दिल्ली के सज्जन के भक्त के द्वारा। सुबह आरती में भक्त शामिल हुए। सिंधी लेडीज क्लब की 17 सदस्यीय टीम द्वारा कुल्लू मनाली, कसौल और मणिकरण गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर अजमेर लौटने पर सिंधी लेडीज क्लब की सदस्यों द्वारा टीम का जोरदार स्वागत किया गया। सिंधी लेडीज क्लब की 17 सदस्यीय टीम द्वारा कुल्लू मनाली, कसौल और मणिकरण गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर अजमेर लौटने पर सिंधी लेडीज क्लब की सदस्यों द्वारा यात्रा पर गई टीम का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर लेडीज क्लब टीम के सदस्यों ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि उन्हें टीम लीडर दिशा कृष्णानी के नेतृत्व में यात्रा में हिम्मत मिली और यात्रा सफल रही। साथ ही कुछ लोगों ने बताया था कि लैंडस्लाइड का खतरा है, लेकिन परमात्मा की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर के लिए रास्ता जाम जरूर हुआ था, लेकिन वह भी जाम खुल गया और वे अपनी ट्रेन तक पहुंच गईं। इस अवसर पर क्लब की सदस्यों ने यात्रा से लौटी समस्त टीम मेंबर का जोरदार स्वागत किया। हेलो, हम लोग मनाली ट्रिप पूरा करके आए हैं, जो कि मानसी ने बनाया है। इनकी ट्रैवल एजेंसी है जिनका नाम है फ्लाई हॉलीडे। इनका पैकेज बहुत ही शानदार था। हमें किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम लग रही थी वहाँ इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। हर चीज़ को सॉर्ट आउट करते गए। जहाँ जहाँ हमको लगा कि हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, वहाँ इन्होंने अपने इतने एफर्ट सिखाए कि हम बहुत अच्छे से ये ट्रिप करके आए हैं। हमें लग नहीं रहा था कि हम ये ट्रिप पूरा कर पाएंगे। जिस हिसाब से वेदर था, हर जगह के वेदर में बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी इतनी थी मेंबर्स में कि हर वो चीज़ क्रॉस होती गई और हमारे लिए हर वो रास्ता खुलता ही गया। चाहे हम लोग जाम में भी फंसे, सब लोगों ने इतनी अरदास करी। दिशा कृष्णानी जो कि अरदास इन्होंने इतनी अच्छी करी कि जैसे जैसे वो वाहिगुरु वाहिगुरु बोलती गई, हमारे लिए वो सारा ट्रैफिक खुलता गया। हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था, हम ट्रैफिक से बंद थे। सबने बहुत अच्छा एफर्ट दिखाया हमसे। सीनियर सिटीजन भी अच्छे से हमने पूरा किया। थैंक्स टू मानसी। हिंदी लेडीज़ क्लब की मेंबर हूँ। मैं 5 साल से इस क्लब से जुड़ी हुई हूँ। अभी हम मनाली ट्रिप से होके आए हैं और पहले भी हम हर साल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। कब पहले अमृतसर होके, अब मनाली, अब नेक्स्ट ईयर कहीं और प्लान बनाएंगे। हम सिंधी लेडीज़ क्लब के साथ जाते रहते हैं और हमको बहुत मज़ा आता है। मेंबर गए थे और जो ट्रिप ऑर्गेनाइज करी थी इस मानसी ने करी थी, और जो हमारी टीम लीडर है वो दिशा कृष्णानी है, उसने बहुत अच्छे से गए थे। तब तो हमको बहुत डर था कि वहाँ लैंडस्लाइड होगी, लेकिन वहाँ गए हम ऐसा कुछ नहीं था और हम बहुत मज़े से होके आए, बिना डर के होके आए। कुछ भी वहाँ पे नहीं था, हम आराम से गए, आराम से आए। बस दिल्ली तक आए तो वहाँ थोड़ी ट्रैफिक जाम थी, वो भी 2 घंटे में हम फ्री हो गया। इस क्लब के साथ हमको मिलता है। मैं सिंधी लेडीज़ क्लब की मेंबर हूँ और मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन मुझे कभी भी किसी ने ये महसूस नहीं किया कि मैं यहाँ छोटी हूँ। हम सब इक्वल में रहते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अभी भी हमारा ट्रिप था तो वो मिक्स था, बड़े और छोटे सब लोग साथ में गए थे, लेकिन सबने फुल्ली इंजॉय किया। बड़े बच्चे लग रहे थे और बच्चे बड़े लग रहे थे। बहुत बहुत मज़ा किया कुल मिला के 4 साल से।
मैं दिशा दीदी के साथ SLC क्लब की मेंबर हूँ। हम सब सिडनी लेडीज़ क्लब के मेंबर हैं और हम लोग 4 दिन का पैकेज लेके गए थे, मनाली गए थे, उसके बाद मणिरत्नम साहिब भी गए थे। और हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट सीनियर सिटीज़न को ये रहा कि हम इनके साथ रहने से हमको महसूस नहीं हुआ कि हम 60 साल के हैं, क्योंकि ये बच्चे लोग हमको बहुत एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छी रही ट्रिप, बहुत ऐसा एंजॉयमेंट कभी नहीं करा था। माया के सिडनी लेडीज़ क्लब के साथ हम लोग गए थे, फ्रेंड्स के साथ फर्स्ट ट्रिप, बाकी मैं तो परिवार के साथ तो आती जाती रहती हूँ, पर बहुत अच्छा लगा। मेरे जो छोटे जो बच्चे जैसे मेंबर्स हैं उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत। मैं कृपा केवल मानी SLC में क्लब की मैं मेंबर हूँ और मैं अभी 1 साल ही हुआ, मैं नई बनी हूँ। इस बार हमारा जो ट्रिप बनाया था हमारे क्लब के मेंबरों ने मनाली का बनाया था और वहाँ सब जने पहले तो हाँ ना हो रही थी मौसम के कारण, लेकिन जब हम गए तो वहाँ बिल्कुल इतना मौसम अच्छा था कि न बारिश थी न क्या ना कुछ, और आराम से अच्छी तरह सब जने घूम के आए। बहुत इंजॉय वाली, बहुत मस्त। फ्रेंड्स के साथ तो इतना इंजॉय किया, इतना इंजॉय किया मैं भूल नहीं सकती। सिंधी लेडी क्लब के मानसी ने पैकेज तैयार किया था और दिशा ने लीड किया था और सब मेंबर ने पूरा एंजॉय किया। और सब महिला की सेवानिवृत्ति पर शहर में अनोखा नजारा देखने को मिला। यूएस में बैठे एक पुत्र ने अपनी मां के रिटायरमेंट पर हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया, जिसमें बैठकर महिला केसरपुरा से अजमेर पहुंचे। इस नजारे को देखने के लिए सैकड़ों लोगों का तांता लग गया। मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी आपको हेलीकॉप्टर से ही लेकर के आएंगे। मेरे बेटे के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, मैं इतनी विभूत हूँ कि मुझे शब्द नहीं मिल रहा है मेरे बेटे के लिए बोलने के लिए। उसने इतनी खुशियाँ दी अपने। यूएस में बैठे एक पुत्र ने अपनी मां के सेवानिवृत्ति पर अनोखा तोहफा दिया। शिक्षिका के पद से रिटायर्ड हुई महिला को हेलीकॉप्टर के माध्यम से अजमेर लाया गया। यह सारा इंतजाम यूएस में बैठे पुत्र ने अपनी मां के लिए किया। शिक्षिका ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में परिजन और समर्थक उपस्थित रहे। हमारे वार्ड 59 की निवासी हैं श्रीमती सुशीला देवी जी आज केसरपुरा से अपने प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई हैं। रिटायर होने के उपलक्ष्य में इनके पुत्र के द्वारा बहुत असीम प्रेम दिखाया गया है और मैं कहता हूं ऐसा पुत्र भगवान सबको दे जो कि अपनी माता के रिटायरमेंट पर अमेरिका से यहां आए हैं और अमेरिका से यहां आकर के उनकी एक इच्छा थी कि मैं मेरी माताजी का रिटायरमेंट एक ऐतिहासिक रिटायरमेंट करवाऊं, तो उसी को देखते हुए उन्होंने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया और हेलीकॉप्टर से केसरपुरा से हमारे तोपदड़ा क्षेत्र के लिए वो यहाँ पर लेकर के आए। और एक और शुभ अवसर है कि उनके साथ उनकी जो पुत्री है उनका जन्म भी वहीं अमेरिका में हुआ था। पोती है जो सुशीला देवी जी जो रिटायर उनकी पोती है, उनका जन्म अमेरिका में हुआ। आज उनको अपनी पोती को देखने का भी पहली बार सौभाग्य मिलेगा। तो मैं इन दोनों परिवारों को, पुत्र परिवार को और माताजी को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इतना प्रेम इन्होंने दिखाया पुत्र ने और उनकी माताजी का भी उतना ही उत्साह हुआ, वर्धन हुआ। और विशेषकर हमारे तोपदड़े क्षेत्र के लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि यहाँ पर पहली बार किसी हेलीकॉप्टर से कोई हमारे स्थानीय नागरिक यहाँ पर आए हैं। इसके लिए हमारा बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ इस परिवार को और यहाँ के अपनी जनता को। बहुत प्रेम, जो इतना प्रेम दिखाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में पूरा तोपदड़ा क्षेत्र यहाँ पर एकत्रित हुआ है। इनके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मम्मी की रिटायरमेंट के प्रोग्राम थी तो भैया की इच्छा थी कि यहाँ पे मम्मी को रिटायरमेंट पर हेलीकॉप्टर से लाया जाए, तो इसलिए उसने ये सारा आयोजन किया है। भैया जो है वो अमेरिका में रहता है, भैया भाभी दोनों अमेरिका में रहते हैं, इंजीनियर है वहाँ पे, तो उनकी बहुत इच्छा थी। मम्मी की पहले इच्छा थी कि अपनी उनकी पोती हुई थी तो वो 2 साल से अमेरिका में ही थी तो आ नहीं पाई थी इधर, तो वो लेके जब वो आएंगी तब हम उनको हेलीकॉप्टर से लेके आएंगे। लेकिन अब मम्मी का रिटायरमेंट आ गया था पास में, तो भैया बोला कि नहीं मम्मी आपको रिटायरमेंट पे हम हेलीकॉप्टर से यहाँ स्कूल से प्राइमरी स्कूल है केसरपुरा, वहाँ से रिटायरमेंट हुआ है मम्मी का और वहाँ से यहाँ अजमेर हेलीपैड पे लाया गया तोपदड़ा। स्कूल में मम्मी टीचर थे, प्राइमरी टीचर हैं श्रीमती सुशीला चौहान। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरपुरा में L1 की टीचर हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी आपको हेलीकॉप्टर से ही लेकर के आएंगे।
मेरे बेटे के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। मैं इतनी अभिभूत हूँ कि मुझे शब्द नहीं मिल रहा है मेरे बेटे के लिए बोलने के लिए। उसने इतनी खुशियाँ दी है अपने माँ बाप को, इतनी खुशियाँ दी है कि मतलब सहन करने, मतलब इतना सहन कर रही हूँ। मतलब बहुत ऐसे बेटों के लिए तो कह रही हूँ कि बहुत अच्छे ऐसे बेटे बहुत ही अच्छे हैं और भगवान सभी को दे ऐसे बेटे। अच्छा लग रहा है कि इन्होंने हमें इतना लायक समझा कि चल कर के देखते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग हमारे स्वागत में आए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्वामी।